हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कनाडा टू कनाडा। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि हु शुड कम टू कनाडा एंड हु शुड नॉट कम टू कनाडा। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें आप। और उसके कंटिन्यूशन है ये नेक्स्ट। और इस वीडियो का जैसे टाइटल है आप लोगों ने पहले ही देख लिया, डोंट कम टू कनाडा। अच्छा, अक्सर लोग ये पूछते हैं, जो लोग वहाँ बैठे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे कनाडा में रहने वाले लोगों से पूछते हैं कि यार हमें कनाडा आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब देखें, यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। आपके लिए कोई दूसरा डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कम से कम हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन इज़ जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इवन दो कि अगर आप फिर भी ये कहते हैं कि यार इसमें अभी भी कंफ्यूज हूँ, तो आप एक काम ये ज़रूर करें कि एक कॉपी पेंसिल ले लें और जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को लिख कर और उस पर टिक करते रहें। 2 कॉलम बना लें यस और नो के, किसको आप हैंडल कर सकते हैं, किसको आप हैंडल नहीं कर सकते। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि अब आप लोगों ने उस डिसीजन की बेसिस पर आपने क्या करना है। Okay, so let's go and let's continue to the video that who should not come to Canada. Okay, and before that, subscribe my channel, like this video, and share this to your friends. Okay, so let's discuss. Let's go to the first point. ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, that's why it consists of 2 parts. This is the first part and part 2 will be uploaded soon. Last point of the next video, the point number 15, will be the most important one. Don't forget to watch it. Okay, the first point is homesickness. Okay, this is one of the biggest elements. हम लोग अपने कंट्रीज़ में लेके अपने डिफरेंट फेस्टिवल, अपने कल्चरल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और इवन शादी, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, हम उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और आप उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मिस करना चाहते, आप जनाब पार्टीज़ करते हैं और दोस्तों के साथ गैदरिंग हैं और कज़न्स के साथ बहुत ज़्यादा मिंगल होते हैं, ज़ाहिर है हर कोई करता है, लेकिन आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार ये सब कैसे होगा, तो आई एडवाइज यू प्लीज़ डोंट कम टू कनाडा। एंड दूसरी एक और बात कि आप जैसे फैमिली होती है यहाँ पे, तो अब एक तो ये दूर बहुत ज़्यादा है, तो इट्स नॉट लाइक मिडिल ईस्ट कि आप वहाँ से 4-5 घंटे की फ़्लाइट लेके आप जनाब वहाँ पहुँच गए और आपने कहा कि जी हेलो मम्मी डैडी भैया भाभी हम पहुँच गए, देखा कैसा सरप्राइज़ दिया। तो ये सरप्राइज़ अगर आप यहाँ देने की कोशिश करेंगे तो माइंड इट आपके सर पे बहुत ज़ोर का प्राइस पड़ेगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को लेके किसी भी चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, देन आई एडवाइज यू डोंट कम टू कनाडा। ओके, सो सबसे बड़ा ड्रीम हम सबका यार अमेरिका जाना है। तो भाई अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कनाडा आके और कनाडा का पीआर लेके इसको एक स्टेप समझ रहे हैं कि यार मैं यूएसए चला जाऊंगा, तो भाईजान ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आके अगर आप विद इन एन ईयर आप पीआर की बेसिस पर, क्योंकि आप सिर्फ पीआर पे यूएसए नहीं जा सकते, पहले हुआ करता था, 9/11 के बाद से रूल चेंज हो गया एंड यू नीड अ वीज़ा विद योर पीआर एंड बिकॉज यू हैव योर लोकल पासपोर्ट। आपके पास जो भी को पासपोर्ट है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का, तो उस पासपोर्ट पे आप पीआर दिखा के नहीं जा सकते, आपको यूएसए का वीज़ा लेना पड़ेगा। और अगर आपका स्टे यहाँ पे इनिशियली सिर्फ 1 साल का है और 1 साल के अंदर अंदर आप जाकर उनके सिस्टम यूएसए की एम्बेसी कॉन्सुलेट में जाके आप उनसे वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई वो बेवकूफ़ नहीं है हमारे जैसे, उनके पास दर्जनों सैकड़ों रोज़ आते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसके बाद भी आप जाके किसी तरह से पीआर पे जाके वहाँ आप काम कर लेंगे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसके बाद जब आपका पासपोर्ट हो जाए, सिटीजनशिप हो जाए, तो उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। लेकिन इमीडिएटली अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप इसको गेटवे के तौर पे यूज़ करेंगे और फ़ौरन यूएसए चलाएँगे, देन आई एम वेरी सॉरी टू से डोंट कम टू कनाडा। तो ऐसा है कि यहाँ पे वेदर जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, आज सर्दी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अंदर चल के डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड एंड डिस्कस फर्दर पॉइंट्स एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
ओके गाइस, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, विंटर्स यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा। और इवन अगर आप सस्केचुअन की जैसे बात कर रहे हैं या मैनिटोबा की बात कर रहे हैं और इवन अल्बर्टा की भी अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर एट टाइम्स -50 से भी डाउन चला जाता है। यस, आई रिपीट, -50 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जो कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो डिफ्रीज़र का टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर -24 होता है, तो उसका भी डबल टेम्परेचर डाउन होता है, जो कि हर किसी के लिए टॉलरेट करना ईजी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अंदर रह के घर के अंदर बिल्कुल फील नहीं होता। आप जहाँ जॉब पर हैं, आप जहाँ मॉल में जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, वो डेफिनेटली वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और हीटिंग होती है, लेकिन ओवरऑल आपको एक इफ़ेक्ट तो आता है टेम्परेचर का। जैसे हमारे यहाँ भी टेम्परेचर जब +40 और +45 हो जाता है, तो हम घर में एसी है, गाड़ी में एसी है, ऑफिस में एसी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ज़ाहिर है हम टेम्परेचर से तो एक्सपोज होते ही होते हैं। तो इसी तरह से आपको टेम्परेचर से एक्सपोज तो ज़रूर होना पड़ेगा। जहाँ आपको जॉब करनी है, आपको जॉब पे जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर इस तरह के आपके कोई इन केस हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो डिस्कस विद योर डॉक्टर कि आप इस तरह का टेम्परेचर टॉलरेट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जगह यहाँ पे ज़रूर ऐसी हैं, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया है। ब्रिटिश कोलंबिया में जो पैसिफिक साइड पर वैंकूवर है, जो कि एक अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ कनाडा है, वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है और इतनी स्नो नहीं होती। लेकिन वैंकूवर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैंकूवर इज़ द सेकंड एक्सपेंसिव सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ जाना। तो यहाँ पर आपको इस टेम्परेचर के साथ रहना ही रहना है। अच्छा, लोग विंटर्स की ज़रूर बात करते हैं, मैं दूसरी बात समर्स की भी कर रहा हूँ। समर्स भी यहाँ पे बहुत हार्श होते हैं, लाइक टेम्परेचर +36 38। कहने को तो कुछ नहीं लग रहा, अभी आप लोग भी हंस रहे हैं यहाँ पे कि यार +36 क्या होता है, लेकिन यहाँ का 36 माइंडेड हमारे 46 से भी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत तेज़ होता है। इवन आप गर्मियों में आप जब टेम्परेचर 36 38 तक भी होता है यहाँ पे, इवन सस्केचुअन में भी टेम्परेचर इतना चला जाता है, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। उसमें आप टी शर्ट पहन के बाहर नहीं निकल सकते, आपकी स्किन जलने लगती है। हम लोग जैसे बाहर धूप में क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे क्रिकेट खेलना आसान नहीं है गर्मियों में। तो यहाँ पे समर्स भी इतने आसान नहीं होते। लोग समर्स की बात नहीं करते, लोग सिर्फ विंटर्स की बात करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप यहाँ पे चारों मौसम देखते हैं, जो कि हम सोशल स्टडीज़ की बुक में पढ़ा करते थे कि सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, ये सारे मौसम आपको भरपूर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप स्पेशली विंटर्स को, अगर आप इतने एक्सट्रीम विंटर को आप टॉलरेट नहीं कर सकते, आप स्नो आधे फीट तक की स्नो, 1 फीट तक की स्नो होती है, आपकी नी हाइट तक की स्नो होती है। शुरू में ज़रूर आपको मज़ा आता है, पहले साल 2 साल आप ज़रूर इंजॉय करेंगे कि यार हम तो पैसे खर्च करके जाते थे स्नो देखने के लिए। मरी और सवात या जो भी आप खंडाला, जो भी आपकी जगह हैं, और इन जगहों पे हम पैसे खर्च करके जाते थे देखने के लिए, और यहाँ पे तो हमें ऐसी मिल रही है देखने को। लेकिन आपको पहले 1-2 सीज़न आप एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समर्स यहाँ पे सिर्फ मई से लेकर सितंबर तक आते हैं। उसके बाद 7 महीने यहाँ विंटर रहता है, जिसमें से बहुत सेफली 5 महीने आपको बर्फ़ के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको लेके कंफर्टेबल नहीं हैं, देन डोंट कम टू कनाडा। ओके जनाब, अब यार मेरी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, मेरा आइल्स का स्कोर नहीं आ रहा, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यार मैं पढ़ने चला जाता हूँ। वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी, और जॉब के साथ जो मेरी PR हो जाएगी। भाई, ये जितना आसानी से मैंने कह दी है ना, ये सारे सेंटेंसेस को इतना, और इसका उसी तरह से एग्जीक्यूट होना आसान नहीं है, बल्कि आपके दांतों से पसीना निकल जाएगा। ये इतना आपको सिस्टम आपको रुलाएगा। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए नहीं है, वो बच्चे जो कि रिसेंटली पास आउट हुए हैं यूनिवर्सिटी से, उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है कि वो अपने कहीं 25-26 ईयर की एज में भी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, 1-2 साल काम किया है। हाँ ठीक है यार, MS करने जा रहे हैं कनाडा के लिए और वहाँ हो जाएगा, उनके लिए सीन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी एज 30s में आ गई है, आपकी फैमिली है और आप कनाडा भी आना चाह रहे हैं, लेकिन आपका किसी भी वजह से आप नहीं कर पा रहे, या CRS स्कोर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, पढ़ने चला जाता हूँ। ये सब भाई ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं है। यहाँ पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। जॉब मिलने के बाद कोई एम्प्लॉयर क्यों आपके लिए इतनी स्ट्रगल करेगा कि आपके लिए PR लेने के लिए जाए।
यहाँ पे जो पीआर पे लोग बैठे हुए हैं उनको इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है। तो आप कौन से डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर मौजूद हैं यार यहाँ पे कि जिनके लिए एम्प्लॉयर आपके लिए आउट ऑफ द वे जाएगा? क्यों जाएगा एम्प्लॉयर आपके लिए? तो ये बहुत मुश्किल है, और एम्प्लॉयर अगर देने के लिए भी जाता है आपको बहुत कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ती है। लोग ये बात नहीं करते, आपके लिटरली मिलियंस मिलियंस खर्च हो जाएंगे, और उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका इवेंचुअली पीआर होगा नहीं होगा। आप यहाँ पे मौजूद हैं, पीछे फैमिली, ये पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आप किसी भी वजह से, ये ज़रूर है आप, ठीक है यार, आप थोड़ी सी मेहनत करें, आइल्स का स्कोर अच्छा लेकर आएँ और दूसरी चीज़ों पे आप ज़रा काम करें। लेकिन काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह का गुरूर देखना चाह रहे हैं कि पढ़ने आ जाऊँ और पीआर ले लूँ, देन आई एम वेरी सॉरी टू से अगेन, डोंट कम टू कैनेडा। ओके जनाब, सबको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप जो भी अपने साथ एक्सपीरियंस लेकर आएँ, आपके पास जो भी डिग्री है, जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, आप जितने प्रोफेशनल थे यहाँ पे, आपको ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अगर आपके पास नॉर्थ अमेरिका का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस मार्केट में एब्जॉर्ब करना। बहुत कम ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कि आते ही अपने प्रोफेशन में जॉब ले लेते हैं। इवन अगर आपको अपने प्रोफेशन में जॉब मिलती भी है तो आपको बहुत स्टेप डाउन करना पड़ेगा। आपको एंट्री लेवल्स तक जाना पड़ेगा अपने प्रोफेशन में जाने के लिए। अपने प्रोफेशनल में एंट्री लेने के लिए आपको एंट्री लेवल तक यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बाहर की सर्टिफिकेशन, हाँ ज़रूर है कि एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन ये हमारी डिग्रीज़ को अपनी इक्वलेंसी दे देते हैं, लेकिन इमिग्रेशन और जेन्युइन मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट। मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं करती जब तक आपके पास कोई लोकल एक्सपीरियंस ना हो। मीनवाइल आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, लोकल सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी मार्केट में इन होने के लिए, और ऑन टॉप ऑफ इट टाइम आपका गुजर रहा है, आप जो पैसा अपने साथ लेकर आए ये बर्फ़ है, या बर्फ़ बन के पिघलना शुरू हो जाएगी। मीनवाइल आपको अपने एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं। आप जो पीछे से डॉलर लाएं, ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है कि आप अपनी डेली ग्रॉसरीज के पीछे अपनी सेविंग्स को खर्च करें। तो आपको कोई ना कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपकी फील्ड की जॉब नहीं है, जिसको जैसे मैंने पहले बताया था, आपको वो जॉब करनी पड़ेगी जो कि आपकी फील्ड की नहीं है, जिसको कि हम ऑड जॉब्स कहते हैं और यहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स कहा जाता है। तो ये आपको करनी पड़ेंगी अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, और उसके साथ साथ आपको जो भी लोकल आपने अपने मार्केट में एंटर होने के लिए आपको जो भी सर्टिफिकेशंस करने हैं, आपको नेटवर्किंग करनी है, ये सारी स्ट्रगल आपको A to Z करनी पड़ेगी। कोई भी अगर ये कह रहा है कि भाई आजा तेरी मैं नौकरी लगा दूंगा, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। और बिल्कुल मैं आपको बात बताऊं कि आपको एट टाइम्स ये और जॉब्स लेने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपका अपना कोई सगा चाचा मामा अगर आप कहीं वॉलमार्ट का सुपर स्टोर में मैनेजर भी लगा हुआ है, वो आपको जॉब पे नहीं रख सकता। यहाँ पे सिस्टम काम करता है। अगर वो चाहे भी तो आपको यू हैव टू गो थ्रू विद द होल प्रोसीजर ऑफ हायरिंग, और उससे करके आपको हायर किया जाएगा। कोई भी स्पेशल क्लॉज किसी के लिए नहीं है। और दूसरी बात कि अगर किसी के आपके अपने किसी सगे का जो है यहाँ पे अगर कोई स्टोर है, और इवन को कन्वीनियंस स्टोर, कोई ग्रॉसरी स्टोर, कोई 7-Eleven टाइप की भी कोई चीज़ है, तो वो भी इतना आसान नहीं है वहाँ पे भी आपका घुसना, वो भी आपको इतनी आसानी से नहीं रख सकता। देखिए, कोई अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाना चाहेगा। डेली का $100 कोई क्यों एक्स्ट्रा देना चाहेगा किसी के लिए भी? तो ठीक है, बाहर से बैठ के ज़रूर चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे आके अगर ये समझ रहे हैं कि यार वो मेरा दोस्त है, उसका स्टोर है, तो फला मेरा वो चाचा उधर काम करता है, तो मेरा मामा उधर बैठा हुआ है, ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये ओपनिंग्स आई नहीं है, अपने स्टोर पे भी को आपको नहीं रख सकता। तो अगर आप इस सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर सकते, देन डोंट कम टू कनाडा। जब आप शुरू में यहाँ आते हैं तो गाड़ी आपके पास नहीं होती है, आप बैक होम लाइसेंस लेकर आते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग भी बहुत डिफरेंट है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ये बहुत डिफरेंट हो जाता है। इधर आपके पास गाड़ी भी नहीं होती है, ड्राइवर लाइसेंस भी आपका जो शुरू में है कुछ टाइम के लिए, जैसे सस्केचुअन में आप जो ड्राइवर लाइसेंस आप बैक होम का लेकर आते हैं उस पर आप 90 डेज तक ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप किसी वजह से लाइसेंस नहीं ले सके, और ये इस लैंडिंग डेट से स्टार्ट होता है, तो अगर आप किसी वजह से नहीं ले सके तो आप ड्राइव नहीं कर सकेंगे आफ्टर 90 डेज। तो उस दौरान क्या करना पड़ेगा भाई? उस दौरान ज़ाहिर है आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आपने हम बैक होम लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको
ट्रैवल करने की आदत नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको जॉब पे जाना है, आपको डेली ग्रॉसरीज करनी है। डेली तो खैर ग्रॉसरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वंस अ वीक तो आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। और अब कैब यहाँ बहुत महंगी है, सिर्फ आप वापसी पे ग्रॉसरी के लिए सिर्फ आप कैब कर सकते हैं, अदरवाइज़ कैब अफोर्ड करना आसान नहीं है। और ये एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप अननेसेसरी इनिशियल बेसिस पर जो है ना आप कैब यूज़ करनी शुरू कर दें। आप गाड़ी लेंगे और गाड़ी भी है फ़ौरन नहीं ले लेता आदमी। गाड़ी के लिए आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मैंडेटरी है, जो कि यहाँ पे कम होने के बाद भी सब्सक्रिप्शन में इंश्योरेंस बहुत कम है, जो कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस है। आपको फिर भी मिनिमम $100 के करीब तो आपको पे करने पड़ेंगे। तो आदमी शुरू में कहता है कि यार मैं इस तरह इतने एक्सपेंसेस क्यों करूँ। तो आपको ये सब कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना और ये सारे प्रोसीजर से गुजरना, ड्राइवर लाइसेंस लेना, ये वन ऑफ द इनिशियल स्ट्रगल्स हैं। अगर आप इन सब चीज़ें के लिए तैयार हैं, तमाम चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं, देन डोंट कम टू कैनेडा। ओके, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, देयर इज़ नो वे आउट। अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि रूल्स आर फॉर लूजर्स, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और मैं पागल हूँ क्या जो तेरी तरह लाइन में लगूंगा, और मैं तो भाई मेरे काम तो सारे घर पे बैठ के हो जाते हैं, सब चीज़ें मेरी घर पे आ गई, ठीक है ना, ट्रैवल लाइसेंस और ये वो सब चीज़ें मेरी पूरी हो जाती हैं, मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो भाई आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको रूल्स को फॉलो करना ही करना है। अगर आप भले कंपनी के छोटे से एसोसिएट हैं कि भले एमडी हैं, आप सबको उसी लाइन में लगना है। देयर इज़ नो वे आउट। हर किसी को रूल फॉलो करना है, या तो किसी भी गवर्नमेंट काम के लिए या तो आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है, या तो यस है या नो है। ये जो बीच का मामला होता है ना हमारे यहाँ, यार ज़रा एडजस्ट कर लो, तो इस तरह की कोई भी जुगाड़ वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको हर लेवल पर, आपको अपनी जॉब में भी, आपको इवन रोड पे ड्राइव करते हुए, आपको रोड पे चलते हुए, तमाम चीज़ों में आपको रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। आप टैक्सेस पे चीट नहीं कर सकते, टैक्सेस बहुत हाई हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़े से भी अपने प्रोफाइल में ऊपर जाते हैं और अच्छा अर्न करना शुरू करते हैं तो आप माइंड ब्लोइंग टैक्सेस हैं यहाँ पे। आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस लेवल पे। तो और इनको आप चीट नहीं कर सकते, ये रूल्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। देयर इज़ नो वे आउट फॉर इट। तो अगर आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, देन डोंट कम टू कैनेडा। नो डाउट कनाडा का जो हेल्थ सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम इन द वर्ल्ड है। ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि बहुत लॉन्ग वेट्स हैं। इवन आपको शुरू में फैमिली डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 2-2 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ सकता है, और उसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट पे जा रहे हैं तो वो महीनों हैं, और अगर आपको कोई छोटी मोटी माइनर सर्जरी भी करवानी है तो आपको आधा साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत लॉन्ग वेट्स हैं। अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो आपका पूरा दिन सिर्फ वेट में ही गुजर जाएगा। ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। हर किसी से आप बात करेंगे, ठीक है, यू डोंट नीड टू पे फॉर इट, लेकिन वेट्स बहुत लंबे लंबे हैं, और सिस्टम ये तमाम एक पूरा सिस्टम जो है सिस्टम को फॉलो करता है। ये जो डॉक्टर्स हैं, जो भी स्टाफ है पूरा, वो इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से एक छोटे से छोटे काम के लिए भी एक हड्डी टूट जाए तो उसके लिए आपको एट टाइम्स आपको सर्जरी करेंगे और लंबे चौड़े प्रोसीजर में चले जाएंगे, आपको सालों लग जाएंगे। ये हमारे यहाँ तो हड्डी तो हमारे यहाँ एक पहलवान भी जोड़ देता है यार, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। ये आपको उस पूरे सिस्टम को आपको फॉलो करना ही करना है। डेंटल कवर नहीं है गवर्नमेंट के सिस्टम में, डेंटल कवर नहीं है। आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है, या आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपका एम्प्लॉयर भी आपको इंश्योरेंस देता है। लेकिन डेंटल में भी अगेन याद रखिएगा कि डेंटल में सिर्फ बेसिक डेंटल कवर्ड है। अगर आप किसी कॉस्मेटिक चीज़ के पीछे जाना चाह रहे हैं, आपको क्राउनिंग करवानी है, आप ऑर्थोडोंटिक्स की तरफ जा रहे हैं, वो कवर्ड नहीं है। और जब आप उसके रेट सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं टिकट कटा के वापस चला जाता हूँ पाकिस्तान इंडिया, ठीक है ना, मम्मी डैडी को भैया भाभी से भी मिल लूँगा और ये काम भी करवा लूँगा। डेंटल जो है वो कवर्ड नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते देन डोंट कम टू कैनेडा। जनाब, घर के काम, भाई यहाँ पे घर पे कोई काम वाली बाई नहीं आती है, कोई जरीना नहीं आती, कोई पारो बसंतिया नहीं आती है। आपको A to Z सारे काम खुद करने पड़ेंगे। खाना पकाने से लेकर, आलू प्याज काटने से लेकर, झाड़ू पोछा करने से लेकर,
वॉशरूम साफ़ करना, घर की बिस्तर की चादर बदलना, डस्टिंग करना, ईच एंड एवरीथिंग, ग्रॉसरी करना, ये सब कुछ आपको ए टू जी खुद करना पड़ेगा। इसमें मैं ज़रा सा थोड़ा सा अपने भाइयों से ज़रा ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हमें भी टॉलरेट, हमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है इस मामले में, क्योंकि अब अगर लेडीज़ हैं किसी वजह से, वो बच्चों की वजह से अगर वो जॉब पे नहीं जा पा रही हैं, तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि यार ठीक है, क्या मसला है। तो बात ये है कि वो भी स्ट्रगल, अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो अगर वो घर पे एट मीन्स ऐसा नहीं है कि यार वो स्ट्रगल नहीं कर रही, ज़ाहिर है वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। उनके लिए भी एक बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिचुएशन है कि यार नए सिस्टम में आना, नए कल्चर को अडॉप्ट करना। हाँ, ये ज़रूर है कि डेली जिस तरह से हम लोगों को वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, रोज़ के झाड़ू पोछे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ये गुड न्यूज़ है हमारी बहनों के लिए। ऐसा नहीं है कि डेली ये सब करना पड़ता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर एक गिलास भी सामने टेबल पे रखा हुआ है, वो एक हफ्ते तक वहीं पे रखा रहेगा जब तक आप खुद उसको उठा के धो के नहीं रख देते। तो ये चेन मैंने आपको छोटी सी डिस्क्राइब की है और ऐसा ही होता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करना पड़ेगा। इवन अगर आपके पास यहाँ पे एक नॉर्मल नॉर्म नहीं है कि यहाँ पे कोई घर के लिए रखा जाए, इवन यहाँ पे जो लोग बहुत वेल ऑफ हैं उनके यहाँ भी कोई काम वाला नहीं आता, कोई काम वाली नहीं आती, कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ नहीं है। और हमारे भाई छोटे छोटे जो घर के काम हैं, जो कि प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को हम बुला लिया करते थे, ये सब हमें खुद से ही करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ तो बेचारा वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन इतना मिस्कीन सा होता है यार कि वो आता है तो उसकी तो बाइक की किक तो टूटी हुई होती है हमेशा, और हम उसको बिल्कुल भी घास नहीं डालते, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड रहते हैं इस चीज़ों को। जब आप यहाँ पे प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये इसका लाइफ स्टाइल देखो और ये गाड़ी देखो किस गाड़ी में आ रहा है। आप इवन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं ये प्रोफेशन क्यों नहीं उठा लेता यार इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का। ये बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, तो इसमें हम सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, पूरी फैमिली को मिलके। घर के कामों में सबको ज़ाहिर है हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आउटसाइड आपके लिए हेल्प नहीं है। और अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हैं, देन अगेन डोंट कम टू कनाडा। अच्छा भाई, हमारे वो भाई जो कि बहुत बहुत सेट हैं वहाँ पे लाइफ में, इफ़ यू आर अर्निंग टू गुड, मतलब आपकी सैलरी ऐसी है या आपके बिजनेस में आप इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप अगर हम सुने तो हमारे कान खड़े हो जाएं कि यार उस्ताद बंदा सेट है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह के किसी फेज़ में हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, प्लीज़ डोंट लीव योर कंट्री, डोंट लीव योर जॉब, डोंट लीव योर बिजनेस, स्टे ओवर देयर। अच्छा, मैं फिर समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसी सिस्टम में आए। ये सब कुछ हाँ ठीक है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा सिस्टम है उसको ज़ाहिर है हम लोग सब समझ रहे हैं, कि आप लोग सब समझ रहे हैं देखने वाले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सब कुछ करने के बाद भी हम उस तमाम चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं होते, और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं अपनी फैमिली को इसमें नहीं रखना चाहता। तो मेरी आपके लिए एडवाइस है कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर किड्स, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह वेल ऑफ हैं, आप बच्चों को बाहर भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं, और वहाँ पे सेटलमेंट में भी आप अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठ के आप उनको ज़्यादा बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आसान अल्फाज में एक लफ्ज़ में कहूँगा तो ये बेवकूफ़ी है इस लेवल पर उनके लिए जो कि ऑलरेडी मिलियन से ऊपर कमा रहे हैं। उनको बिल्कुल यहाँ नहीं आने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू विल स्टक अप। और स्पेशली अगर आप अपनी एज में कहीं लेट 30s 40s में पहुँच गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम में अडॉप्ट होना। कि आप अगर दफ्तर में घुस रहे हैं तो जनाब सब लोग आपके लिए उठ के खड़े हो जा रहे हैं, और लोग आपके लिए, प्यून आपके लिए दरवाज़ा खोल रहा है, तो भाई यहाँ पे तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे और आपके घोड़े खुल जाएंगे। लोग अच्छे खासे मेंटली ठीक ठाक डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग जो इस तरह से आते हैं, और बहुत से लोग जो वापस जाने वाले होते हैं उसमें से अक्सर स्टोरी आपको इस तरह की नज़र आती है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप अपने लिए छोड़ दें, लेकिन हाँ ज़रूर आप अपने बच्चों के लिए और अगली जनरेशन के लिए ज़रूर आप अपना नेटवर्क, जो भी कुछ आपका वहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है, आप उस सेटअप से, मेरी एडवाइस है कि आप उससे ना निकलें। हाँ, अगली जनरेशन के लिए ज़रूर ये काम करें। तो अगर ऐसा सीन है कि आप वहाँ पे ठीक ठाक सेट हैं और अपने मिलियंस कमा रहे हैं महीने, डोंट कम टू कनाडा। ये वीडियो उस वक्त थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसका जो है वो दूसरे पार्ट में हम दोबारा मिलते हैं,
और जो भी मैंने शुरू में एक बात बताई थी आपको कि अपने आप कॉलम ज़रूर बना लें और 2 कॉलम बना के येस और नो लिखते जाएं कि जो मैं 15 पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा इसमें इसको हमने फर्दर इसको कैसे ट्रांसलेट करना है और डिसीजन किस तरह से लेना है, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए. So meanwhile, don't forget to subscribe this channel, like this video, share this with your friends, and stay safe, stay blessed. God bless you. See you in the next video soon. Have a good one.